हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू क्लियर बैकलॉग, यानी कि हम अपने बैकलॉग जो हमारा होता है उसको क्लियर कैसे करें और उसको कम कैसे करें। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है कि हम अपने बैकलॉग को कैसे कम करें, ठीक है, या बैकलॉग को होने से कैसे रोकें, या बैकलॉग हमारे पास हो गया बहुत सारा तो उसको हम धीरे 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 करके कैसे कम किया जाए उसे। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। तो आज इसके बारे में हम पूरा डिटेल से अच्छे से करेंगे, जानेंगे कि बैकलॉग होता क्या है और इसको कैसे क्लियर किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्लास 11th। ठीक है, अब क्लास 11th में क्या होता है हमारा, मेनली क्लास 11th में हमारा क्या होता है, एडमिशन लेट होता है। ठीक है, 11th क्लास में हमारा क्या होता है, एडमिशन लेट होता है। तो क्लास 11th में एडमिशन लेट होने की वजह से क्या होता है, सबसे पहले क्लास 11th में एडमिशन क्या होता है, देखो अब सबसे पहले जैसे अभी तक जैसे आ रहा है, अब देखो 11 क्या होता है क्लास में, अगर हमारे पास मान लो सब्जेक्ट भी लिख लेते हैं हम, जैसे हमारे पास मान लो हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ या बायो ऑप्शनल डाल देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आईआईटी के हिसाब से भी हम बात करेंगे, ठीक है, और हम नीट के हिसाब से भी बात करेंगे, आईआईटी यानी जेई के हिसाब से भी हम बात करेंगे और नीट के हिसाब से भी बात करेंगे। तो मेडिकल इंजीनियरिंग वाले में दोनों में बैकलॉग कैसे होता है। ठीक है, अब बैकलॉग हो गया तो गया, लेकिन उसको हम ओवरकम कैसे करें, क्लियर कैसे करें। तो देखो फिजिक्स सबसे पहले 11th क्लास का पोर्शन हमारा जो साइंस स्ट्रीम का रहता है काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, जैसे हमारे पास बायो ही में मान लिया हमारे पास, तो बायो में एटलीस्ट हमारे पास 22 चैप्टर होते हैं टोटल। हमारे पास बायो में 11th क्लास में 22 चैप्टर होते हैं। फिर मैथ में हमारे पास अलग चैप्टर होते हैं। ठीक है, अब देखो कोई कोई होता है जो 11th क्लास में एडमिशन तो लेट होता है किसी किसी का, लेकिन एक चीज ये भी रहता है कि कोई इसमें से चारों सब्जेक्ट रहता है, कोई 3 रखता है। ठीक है, अब आईआईटी साइड वाले क्या होते हैं, मैथ रखते हैं। अब मेडिकल साइड वाले क्या होते हैं, बायो रखते हैं। ठीक है, लेकिन कोई होता है दोनों साइड्स दोनों स्ट्रीम लगता है, यानी मैथ और बायो दोनों भी रखता है कोई कोई। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बैकलॉग काफी ज्यादा आता है। अब ये कंफ्यूजन रहती है कि मैथ पढ़े या बायो पढ़े, क्योंकि बायो में भी 22 चैप्टर हैं, मैथ में भी 15 से 16 चैप्टर हमारे पास आते हैं, फिर केमिस्ट्री आ गई, फिर फिजिक्स। अब मेनली होता है हमारा, अब ज्यादातर बच्चों का जो बैकलॉग होता है ना वो फिजिक्स में मैथ में भी रहता है। ठीक है, मैथ में अब देखो, अब मेडिकल साइड है तो फिजिक्स में रहता है, और नॉन मेडिकल साइड हो तो मैथ में रह जाता है। ठीक है, अब फिजिक्स में भी रह जाता है। तो 11th क्लास में मेन रीजन होता है 11th क्लास के बच्चों का ही बैकलॉग क्यों रहता है। और 11th क्लास के बच्चों का बैकलॉग इसलिए रहता है क्योंकि सबसे पहले एडमिशन तो उनका लेट होता है। एटलीस्ट अगर उनका एडमिशन लेट होता है तो मान लो अगर हम इस बार की बात माने तो जुलाई अगस्त के टाइम में ना, जुलाई से अगस्त में इनका एडमिशन हुआ था। ठीक, 2022 में। अब देखो 11th का क्या है, लास्ट टाइम आता है। अब इनको सही गाइडेंस भी नहीं मिलता है, मेनली सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो सही इनका बेसिक के लिए। अब क्या होता है, 10th क्लास को पास करके आते हैं हम। ठीक है, 10th क्लास को पास करके आते हैं। अब किसी किसी को पता रहता है कि मेरे को साइंस साइड लेता है, लेकिन किसी किसी को कंफ्यूजन ये रहता है कि मैं साइंस साइड लूँ या ना लूँ। ठीक है, साइंस साइड लूँ या ना लूँ। तो इसी चक्कर में क्या होता है, लोग पढ़ना भी लेट स्टार्ट करते हैं। पढ़ना लेट स्टार्ट करते हैं तो उनका क्या होता है, फिजिक्स शुरुआत की फिजिक्स उनकी बेसिक क्लियर नहीं होती, केमिस्ट्री क्लियर नहीं हो पाती, बायो के क्लियर नहीं हो पाता, पता ही नहीं चलता कि है ये क्या, कुछ नया नया चीज देखने को मिलता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, एक तो गाइडेंस भी सही, सबसे पहले प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है इनको। तो बैकलॉग तो सबसे पहले इस चक्कर में रहता है। और पहला शुरुआत तो यहीं से स्टार्ट होता है कि इनका एडमिशन लेट हुआ। सबसे पहले एडमिशन लेट हुआ, किसी किसी को पता होता है, मेरे मेजोरिटी बच्चों को पता होता है कि मेरे को साइंस लेना है, लेकिन एक आध बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि हमें साइंस लेनी है। तो बैकलॉग इस चक्कर में भी रह जाता है। अब मेनली बैकलॉग का रीजन क्या था, बैकलॉग तो रह गया, ठीक है, हमारे पास मेनली क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते शुरुआत के, तो बैकलॉग रह जाता है। अब आगे शुरुआत के ही कॉन्सेप्ट अगर बेसिक ही आपके क्लियर नहीं है तो आगे के तो कुछ क्लियर नहीं होने वाला। 11th में पूरा 11th एक तरह से पूरा वेस्ट चले जाता है, पूरा का पूरा वेस्ट हो जाते हैं। पास हो गए, खींच तान के पास हो जाते, जैसे तैसे पास हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन 11th उनका पूरा वेस्ट होता है। फिर 12th में आके वो लोग टेंशन हो जाते हैं। 12th में आके कि हमने 11th पढ़ी नहीं, 12th इसी 11th के चक्कर में क्या होता है, वो 12th भी खराब करते हैं। 12th खराब करने के चलो रिजल्ट 12th का खराब हो जाता है, फिर वो सोचते हैं मेडिकल या आईआईटी में एडमिशन लेने का। फिर मेडिकल आईआईटी के तैयारी करने के लिए वो शुरुआत से फिर कोई कोचिंग पकड़ते हैं या कोई अदर जहाँ भी मिलता है उनको वहाँ जाते हैं वो। ठीक है, तो ये सब चीजें होते हैं रीजन मेनली। तो ये चीज रीजन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मेनली 3 स्टेप्स होते हैं मेनली बैकलॉग के।
हमने एडमिशन का तो देख लिया। सबसे पहले क्या होता है इनका, सबसे पहले टाइम टेबल नहीं बन पाता, टाइम टेबल इनका सही से नहीं बन पाता। ठीक है, सबसे पहला रीजन इनको कुछ चैप्टर में, जैसे मैंने बात की, बेसिक इनका क्लियर नहीं हो पाता। बेसिक इनका क्लियर नहीं होता तो आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। जैसे अगर मैं बात कर लूँ तो शुरुआत में इनको फिजिक्स में काइनेटिक्स क्लियर नहीं होता। ठीक है, केमिस्ट्री में जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर मोल कॉन्सेप्ट ही भी मान लूँ तो मोल्स कॉन्सेप्ट इनका क्लियर नहीं होता। ठीक है, बायो में तो अब क्या कि बायो में तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं बायो में, बोलते हैं मेरे को शुरुआत का लिविंग वर्ड चैप्टर उनको समझ नहीं आता, मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये, वो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो होता है वो भी समझ नहीं आता इनको, बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो नहीं समझ आते। जैसे मैंगो का मेंजिफेरा इंडिका है तो इनको समझ ही नहीं आता कि ये हुआ कैसे, ये क्यों आया, इसका रीजन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, यही समझ नहीं आता है कई बच्चों को। तो चैप्टर भी रीजन होता है इसका चैप्टर। ठीक है, और इनको क्या होता है, गाइडेंस की कमी भी होती है। तो हम एक हद तक गाइडेंस भी मान सकते हैं कि गाइडेंस भी होता है, लेकिन मेनली टाइम टेबल और चैप्टर जो होता है, ठीक है, मेनली ये होता है। और एक होता है आलस। ठीक है, आलस सबसे अगर मेन, ये तो दो रीजन है। और आलस क्या हो, आलस भी होता है। अब देखो टाइम टेबल आप लोगों ने अगर सही नहीं बनाया, इसके एक रीजन ये भी है, चैप्टर पे ध्यान नहीं दिया है तो ये भी रीजन है। ठीक है, बैकलॉग होने का। ठीक, अभी हम पढ़ रहे हैं इस पे, हेडिंग पे ध्यान नहीं देना, इस पे हमें ध्यान नहीं देना कि ये हमने लिखा है हाउ टू क्लियर बैकलॉग, तो क्लियर तो हम करेंगे, लेकिन होता कैसे, किस किस रीजन से, अगर हमें रीजन ही पता चल जाए तो बैकलॉग होने की। लेकिन एक चीज है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका बैकलॉग ना होता, ऐसे सारे स्टूडेंट हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के बैकलॉग होते ही होते हैं। हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के भी होते थे, हम लोग भी उसे कम करते थे, हम लोग अपने टीचर से पूछते थे, वैसे ही। तो उसका मेनली क्या, धीरे 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 क्लियर करना चाहिए बैकलॉग को। ऐसे नहीं कि एक ही दिन, अगर हमने आज जो लेटेस्ट में टॉपिक जो चल रहा है उसको हमने नहीं पढ़ा और हमारा जो बैकलॉग था उसको लेके हम बैठ के अब पूरे दिन वही लेके बैठ गए, पता चला उसके चक्कर में हमने पीछे का करने के चक्कर में आज जो हमारा टॉपिक क्लास में या कहीं पे हो रखा है हमारा जो टॉपिक, उसको भी हमने छोड़ दिया, तो वो तो और पीछे बैकलॉग में आ गया। तो हमें बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में ये नहीं कि लेटेस्ट टॉपिक छोड़ देना चाहिए। तो बैकलॉग क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे मेन तरीका ये होता है कि बैकलॉग अगर क्लियर करना है ना, तो बैकलॉग क्लियर करना है तो अभी आज जो, जैसे अगर क्लासरूम में अगर कोई चैप्टर आज करवाया गया तो उस चैप्टर को आज पहले उसको तो कर दो। ठीक है, हमें डेली 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 हो सके तो डेली 2 से 3 घंटे ना बैकलॉग के लिए निकालो। तुम 2 से 3 घंटे अगर आप बैकलॉग के लिए निकालोगे तो बैकलॉग क्लियर हो। जैसे हमें अब जैसे तुम्हारा मान लो फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में, या मान लो मैथ में, ठीक है, ये इसमें बैकलॉग हुआ तो जैसे मान लो कि फिजिक्स में तुम्हारा बैकलॉग है, या केमिस्ट्री में बैकलॉग है, या बायो या मैथ में बैकलॉग है, चैप्टर होगा बैकलॉग। चैप्टर जैसे शुरुआत के तुमने 4 चैप्टर नहीं पढ़े, फिजिक्स में 4 चैप्टर नहीं पढ़े, ठीक है, तो 4 चैप्टर। अब ऐसा नहीं करना है कि शुरुआत के 4 चैप्टर हम क्लियर करने एक ही दिन बैठ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मान लो मैंने 2 से 3 घंटे माने मैंने कि हर रोज हमने डेली दिए, ठीक है, बैकलॉग के लिए। ठीक है, तो इसमें पूरा चैप्टर, अब एक दिन में ना चैप्टर को ना पोर्शन मैंने कि टॉपिक के हिसाब से उसको टुकड़ों में करके पढ़ा करो। ठीक है, हमें कभी भी, जैसे हम बायो का ना मेनली स्पेशली ना बताते पढ़ने के लिए, तो हम ऐसे कहते हैं, अब ऐसे रीडिंग नहीं करना। एनसीईआरटी सबसे बैकलॉग दूर करने का तरीका सबसे अच्छा एनसीईआरटी है। ठीक है, फिजिक्स के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन केमिस्ट्री, बायो के लिए और मैथ के लिए मैं कह रहा हूँ खासतौर से, क्योंकि फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ होने वाला। हाँ, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप 2 से 3 घंटा निकालोगे बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। जो डेली, पहले बैकलॉग कब करना है, पहले जैसे आज तुम्हारा जो क्लासरूम में होगा ना, पहले उसको क्लियर कर लो, उस कॉन्सेप्ट को, तुम्हारा जो भी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, नोट्स वोट है, सबको क्लियर कर लो, उस चैप्टर को अच्छे से समझ लो। फिर 2 से 3 घंटा अपने तरफ से निकाल के तुम उसे, जैसे फिजिक्स में रह रहा है कोई टॉपिक, केमिस्ट्री में रह रहा है, या बायो में या मैथ में कुछ रह रहा है, तो 2 से 3 घंटे उसको दो और क्लियर करो। ठीक है, एक चीज ये भी होती है कि हम अगर रिवीजन नहीं करते, अगर रिवीजन हम नहीं करते ना, एक मेनली होता है, एक रिवीजन नहीं करने की वजह से भी हम क्या होता है, कुछ टॉपिक भूल जाते हैं तो बैकलॉग हो जाता है। जैसे मान लो कोई हमें मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है हमारे पास, हमने अगर आज पढ़ लिया, ठीक है, आज हमारा मान लो मोल कॉन्सेप्ट आज चला, कल चला, मतलब 3 दिन चला मोल कॉन्सेप्ट, एक दिन में भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसका अगर हमने रिवीजन नहीं किया ना,
रिवीजन नहीं किया तो बैकलॉग इससे भी होता है। रिवीजन ना करने से बैकलॉग कैसे होता है? रिवीजन ना करने से बैकलॉग ऐसे होता है कि जैसे हम अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमने समझ भी लिया, लेकिन अगर हमने उसके क्वेश्चंस नहीं कुछ अटेम्प्ट किए तो हमारे पास बैकलॉग आया। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, हमने टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किया, टेस्ट सीरीज में देखा मोल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन है, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने किया था, इस टॉपिक को भी समझा था, लेकिन मेरे से क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा? तो मेनली ये चीज बात पता है किस में होता है? फिजिक्स में काफी ज्यादा बच्चों का ये पोर्शन आता है कि वो मुझे बताते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, सब क्लियर है, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी किए, फॉर्मूले भी याद है, लेकिन जब वो क्वेश्चंस करने पे जाते हैं ना, क्वेश्चंस करने के लिए जाते हैं ना, तो उनसे क्वेश्चन नहीं होता। इसका मेन रीजन पता है क्या है? देखो, तुमने फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ लिया, फिजिक्स का तो टॉपिक पढ़ लिया, तुमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, फॉर्मूले भी याद कर लिए, लेकिन क्वेश्चंस, अब तुमने क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन फिजिक्स के थोड़े, अब मेडिकल वाले में इजी आते हैं थोड़े, आईआईटी वाले में थोड़े कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़े हार्ड आते हैं, थोड़े थोड़े से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर तुमने क्वेश्चंस अगर फिजिक्स में नहीं किया ना तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्सेप्ट फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझने से नहीं होगा, क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। बायो में क्या होता है? बायो में थोड़ा उल्टा होता है। बायो में भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, लेकिन तुमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए जैसे लिविंग वर्ल्ड में ही एक कॉन्शियस माइंड को लेके ना, इस कॉन्शियस माइंड को लेके एक हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, वो मैंने अपने पोस्ट में भी डाला था ये क्वेश्चन, काफी बच्चों ने उसका आंसर गलत भी लगा रखा है, काफी बच्चों ने सही भी लगाया है, लेकिन मेजोरिटी बच्चों ने गलत कर रखा है उसका आंसर। तो अगर तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, उसने तो क्वेश्चन आंसर सही लगा दिया, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है? कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी करना जरूरी है। बायो में ये चीज नहीं चलता है। बायो में तो जितना तुम क्वेश्चंस करने में टाइम वेस्ट करोगे ना, उतने में तुम अपना क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर। बायो में मेन होता है कि थ्योरिकल होता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना चाहिए। देखो, मैं अगर कहूँ तो बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए ना एनसीईआरटी बेस्ट। अब एनसीईआरटी मेनली मैं किसका कहूंगा? मैं बायो का कहूंगा, मेनली बायो का और केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी में कहूंगा, खासतौर से बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। ये बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है, जैसे हमारे पास बायो में है, ठीक है, बायो में हमारे को ना, अगर मान लो कोई टॉपिक दे रखा है, उसमें 4 टॉपिक दे रखे, 4 टॉपिक दे रखे ना, तो हमें ना 4 टॉपिक को एक साथ कंप्लीट नहीं करना है, हमें इसको ना, मतलब क्या आता है, हमें ग्रुप में बांट लेना है। जैसे 4 टॉपिक है तो हमने एक टॉपिक कर लिया, एक टॉपिक करने के बाद उसका हमने रिवीजन कर लिया, रिवीजन कर लिया, दूसरा टॉपिक किया हमने, ऐसे तीसरा किया, फिर चौथा किया, सबका हमने रिवीजन किया, फिर लास्ट में हमने क्या किया, इसको भी हमने दोबारा सबको एक साथ रिवीजन किया, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ली। कुछ क्वेश्चन जैसे हमारे पास प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हो गए, तो प्रीवियस ईयर्स के हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा लिए इसमें, ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में भी हमारा था, केमिस्ट्री में पोर्शन अलग होता है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, अब 3 पार्ट होते हैं इसके, एक होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एक होता है हमारा ऑर्गेनिक, ठीक है, एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक। अब देखो, इनऑर्गेनिक में मेनली क्या होता है, बैकलॉग कंप्लीट करना है तो फिजिकल में तो तुम्हें क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक में तुम ना, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर 100% क्लियर है तब तुम्हारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सही जाएगा, वरना बिल्कुल सही नहीं जाने वाला। ऐसा नहीं कि हमें अच्छा ये मैंने पढ़ा था, मुझे आता है, ठीक है, तुक्का मार लूंगा मेरा सही जाएगा, नहीं, इसमें और इनऑर्गेनिक में ये नहीं चलता। ऑर्गेनिक में तुम्हारा चल भी जाएगा, फिजिकल में भी, फिजिकल में तो मेनली न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इसमें कभी कल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट का ले लेते हैं हम, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो ये सब देखना चाहिए हमें। अब बैकलॉग ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें डेली अगर नहीं हो सके तो पहले तो सबसे पहले डेली हमें कोशिश करनी चाहिए, 2 से 3 घंटा हमें बैकलॉग के लिए निकालना चाहिए, बैकलॉग ओवरकम करने के लिए 2 से 3। लेकिन कब निकालना चाहिए? हमें आज का अगर टॉपिक हमारा हो रहा है ना, उसको खत्म करने के बाद पहली बात तो हमें डेली के डेली जो हमारा टॉपिक कहीं पे क्लास में कहीं पे भी करवाया जाता है, उसको डेली के डेली खत्म करना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। अब एनसीईआरटी बेस्ट तरीका इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एनसीईआरटी, अब देखो मेडिकल या आईआईटी के क्वेश्चन ज्यादातर जो होता है ना, मेजोरिटी ऑफ एग्जाम में ज्यादातर देखा जाए तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
ठीक है, मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खासतौर से बायो और केमिस्ट्री की बात करता हूँ। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी से। तो हमें डेली क्या करना है, हमें हर रोज क्या करना है, हमें अपने आप को रिफ्रेश करना है। जैसे आप सुबह उठते हैं रिफ्रेश होते हैं ना ब्रश व्रश करके, वैसे हमें अपने टॉपिक को भी रिफ्रेश करके रखना है। कोई टॉपिक को ऐसे थोड़ा सा भी हमें ना, सबसे पहले तो जहाँ पढ़ते हो ना, मान लो जहाँ पे जैसे तुम पढ़ते हो, यहाँ तुम्हारा स्टडी टेबल है यहाँ पे, मान लो स्टडी टेबल, ठीक है। तो स्टडी टेबल के आसपास अब दो साइड की दीवार होगी, यहाँ पे जो तुम बोलते हो फॉर्मूले वॉर्मूले चिपका दो यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूले सब चिपका दो यहाँ पे, पर्चे बना के छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स होते हैं ना जो चिपका, खुद अब देखो नोट्स होते हैं ना शॉर्ट्स वाले, वो खुद से बनाने की कोशिश क्या करो। एनसीईआरटी का हमने लाइन टू लाइन पढ़ा, लाइन टू लाइन पढ़ा, वहां पे दिखा तो हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, स्टार मार्क डाल दिया कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कैसे होंगे तुम्हारे, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में अगर कहीं पे क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया ना, उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम एनसीईआरटी करवा रहे हैं, खासतौर से हम केमिस्ट्री और बायो का तो करवा ही रहे हैं एनसीईआरटी। तो जैसे आप लोगों को लेक्चर में देखने में अगर एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग एनसीईआरटी बायो और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हैं, चाहे 11th का हो या 12th का हो, बायो का और केमिस्ट्री हम दोनों पढ़ रहे हैं। तो आप लोग हमारे लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे देंगे हम, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो लेक्चर। तो एनसीईआरटी हम कैसे पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी हम पढ़ाते काफ़ी अच्छे तरीके से, हमारे क्वेश्चंस काफ़ी आते भी हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है वो, और नहीं भी आया है तो वो आ जाता, वहां से क्वेश्चन कंफर्मली आता है और आया हुआ है ये, ठीक है। 2021 साल का देखिए तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हमने बायो में जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है, पूरा तो एनसीईआरटी हमने नहीं करवाया था, लेकिन जितना भी चैप्टर हमने करवाया मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन उठ के वहां से आए थे, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो, आप क्वेश्चन पेपर मैच कर लेना हमारे लेक्चर से, ठीक है। तो ये चीज होता है, एनसीईआरटी हम काफी अच्छे से पढ़ाते हैं, हमारा क्लियर भी करवाते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर कुछ और दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेनली बैकलॉग क्लियर कैसे करते हैं, तो बैकलॉग हम क्लियर ऐसे ही करते हैं, मैंने कई बार बता दिया कि हमें डेली पहले तो सबसे पहले जैसे आज का टॉपिक हमें जो हो गया, सबसे पहले उसको क्लियर करना है, ठीक है। फिर हमें 2 से 3 घंटा डेली निकाल लेना है कि जैसे देखो बैकलॉग सबका होता होगा, ये तो मैं मानता हूँ बैकलॉग सबका होता है, क्योंकि देखो बैकलॉग का रीजन होने का ये भी हो जाता है, जैसे हम कभी बीमार हो गए, हम बीमार हो गए तो हमने पढ़ाई नहीं की, हम बीमार हो गए तो हमने, अब बीमार होने के बाद क्या होता है हमारे में क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, ठीक है। वीकनेस आ जाती है तो हम पढ़ नहीं पाते, दिमाग इतना चलता नहीं हमारा, तो हम पढ़ते नहीं। मान लो अगर हमें कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, यानी सर्दी जुकाम हो गया हमें, ठीक है, तो किसे 3 से 5 मिनिमम मान लो, मैक्सिमम 5 दिन मैं मान लेता हूँ, ठीक है। 5 दिन हमें एटलीस्ट बीमार रहते हैं, 5 दिन हमें ठीक होने में टाइम, रिकवर होने में लग ही जाता है अगर तुम मेडिसिन लेते हो फिर भी, ठीक है। तो 5 दिन तुम्हें रिकवर होने में लग रहा है, अब 5 दिन तुमने क्या किया, पढ़ाई नहीं की। 5 दिन में के बाद तुम्हें थोड़ी सी छठे दिन 7वें दिन वीकनेस आ जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता तो नहीं पढ़ते हो, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो 1 वीक का ऐसे टाइम मान लेते हैं, तो 1 सप्ताह पढ़ाई नहीं किया तुम, 1 सप्ताह में तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मान लो, या मैथ है तो मैथ भी तुमने एक कुछ नहीं पढ़ाई की। तुम्हारा जो क्लासरूम में तुमने जो चल रहा था, तुमने जैसे लेक्चर है तुम्हारा, तुमने लेक्चर भी अटेंड नहीं किया, ठीक है, या तुम कहीं पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुमने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो तुम्हारा क्या होता है, वो बैकलॉग हो जाएगा, वो टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आया, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तुम, ठीक है, सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, अगर 12th है 11th में हो तो बिल्कुल भी मतलब डब्बा गोल, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। 12th में हो फिर भी डब्बा गोल, कुछ नहीं समझ आए, तो बीमार होने से सबसे पहला रीजन ही होता है। तो बीमार हो ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बीमार हो, अब तो तुम्हें पता है कि हम बीमार होते हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स हमारे वीक हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स ही हमारे बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या है, इम्यूनिटी अपनी अच्छी बना के रखनी है, तुम्हें हेल्दी खाना खाना है, ठीक है, हेल्दी खाना खाना है, बाहर का बिल्कुल ही जंक फूड, बर्गर, पिज्जा विज्जा ज़्यादातर अवॉइड कर दो, कभी काल महीने में 1 आध बार चल जाता है, ठीक है। ज़्यादातर हेल्दी फूड खाओ, ठीक है, हेल्दी फूड खाओ जिससे तुम फिट एंड फाइन रह सको, डेली एक्सरसाइज करो, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इससे तुम बीमार नहीं होगे, तो बीमार नहीं होगे तो तुम्हारा बैकलॉग नहीं होगा, सबसे पहली बात। बैकलॉग नहीं होगा तो तुम्हारा टॉपिक वॉपिक सब क्लियर होगा, एकदम फ्लो में चलता रहेगा, सब कुछ फ्लो में सब कुछ चलता रहेगा, एक मेन ये रीजन हो गया। दूसरा ये हो जाता है कि जैसे हमारा,
अब देखो ऑनलाइन में, और जैसे कोरोना आया था तो कोरोना के दौरान अभी भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है। तो ऑफलाइन में बच्चे भी जाने में आलस कर देते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, ठीक है, टीचर मतलब आके करवा रहा है अपना क्लासरूम में, बच्चे नहीं आते, ठीक है, अपना अटेंड नहीं करते लाइव क्लास, ठीक है, या लाइव क्लास अटेंड नहीं करते, ठीक है, आलस के कारण, या इन्होंने लाइव क्लास अटेंड भी किया, मोबाइल में ऑन किया, जैसे लेट के देख रहे हैं, आराम से लेट के देख रहे हैं, तो लेट के देखने से क्या होता है, आलस आ गया, कब नींद आ गई लेक्चर देखते देखते पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, लेक्चर कब खुद खत्म हो गया पता ही नहीं चलेगा। तो क्या होगा, नींद आ गया, तुम सो गए तो लेक्चर गया, क्लास ओवर, लेकिन तुम्हें क्या होगा, तुम सो गए तो तुम्हें तो कुछ टॉपिक समझ नहीं आया, मतलब वो टाइम वेस्ट, ठीक है, वो हो गया बैकलॉग तुम्हारा, ठीक है, वो बैकलॉग हो गया। इसमें ये मेन मुद्दा, दूसरा रीजन आया गया कि हमारे में आलस है। आलस अगर देखो सबसे मेन रीजन है आलस। आलस क्या होगा, कोई भी चीज का आलस, ठीक है, जैसे पढ़ाई का सबसे ज्यादा आलस, किसी किसी को क्या होता है, किताब खोलते ही नींद आना शुरू हो जाता है। कभी भी एक चीज याद रखना, कभी भी लेट के पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक है, एक्टिव होके पढ़ो, चेयर और टेबल लेके सबसे पहले पढ़ो, ठीक है, चेयर पे टेबल अगर नहीं भी है, ठीक है, चेयर टेबल नहीं भी है, अगर बेड पे बैठ रहे हो, बिस्तर पे बैठ रहे हो, तो कमर सीधे करके पीछे में तुम्हें क्या आता है, तकिए का मतलब तकिए का सपोर्ट नहीं लेना है, ठीक है, अगर तकिए का तुमने जैसे सपोर्ट लिया तो ऐसे तुम अपने आप को हरा दोगे, ठीक है, और किससे क्या होगा, तुम्हें फिर झुकोगे, फिर धीरे धीरे नींद आना शुरू हो जाएगा, ऐसे किताब पे झुक जाओगे तुम। तो हमें स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट होके पढ़ना है, हमें आलस नहीं लाना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ठीक, अब इतना भी पानी मत पियो कि 1 घंटे में इतना पानी पिया था, पता चला पढ़ने से ज़्यादा हम टॉयलेट ही चले गए, ठीक है, टॉयलेट चले गए, तो इतना भी पानी नहीं पीना है, ठीक है। और देखो पढ़ने के लिए एक मेथड होता है, प्रोटोडो मेथड कहते हैं उसके लिए। टाइम टेबल हम टाइम टेबल भी बताएंगे हमें आपको एक दिन, ठीक है, टाइम टेबल बताएंगे कि टाइम टेबल कैसे मैनेज करते हैं टाइम टेबल को। अभी हम बैकलॉग के बारे में बात करते हैं। तो पढ़ने का ये मेथड होता है कि पढ़ने का मेथड ये होता है कि आप ना एक टॉपिक को लेकिन अब 3-4 घंटे तक हम अगर बैठे रहें, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, तो ऐसे समझ नहीं आने वाला, ठीक है। अगर नहीं याद होता है तो उस नहीं याद होता है, ठीक है, उसका भी एक रीज़न होता है। याद कैसे करना है उसका भी एक तरीका होता है, ठीक है, याद कैसे करना है उसका भी एक तरीका होता है, ठीक है। मैंने शॉर्ट ट्रिक तो अपना तरीका बता दिया। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, शॉर्ट नोट्स बना लो, जहाँ तुम्हें स्टडी टेबल है तुम्हारा, जहाँ पढ़ते हो वहाँ सामने भी चिपका दो, ठीक है। तो आलस मैंने बताया, आलस सबसे बड़ा रीजन होता है, आलस भी दूसरा रीजन मैंने बता दिया, आलस, ठीक है। अब पढ़ने का मैं बता रहा था कि 25 मिनट हमें पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 5 मिनट के ब्रेक में ये नहीं कि मोबाइल देखने बैठ गए, एकदम शॉर्ट्स हो गए, हम क्या कुछ देखने लगे उल्टी सीधे चीज़ें, ये सब नहीं करना है। 5 मिनट में तुम्हें रिफ्रेश होना है, या जो तुमने टॉपिक पढ़ा है ना 25 मिनट के अंदर उसे हमें रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ऐसे 3 से 4 बार तुम्हें करना है। 25 मिनट, 25 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट, 25 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट ब्रेक लिया, 25 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट ब्रेक लिया, ऐसे करना है लगातार 3 से 4 मतलब 4 बार करना है। फिर उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेना है। आधे घंटे में तुम कुछ खा लो, नाश्ता वास्ता, बिस्कुट खा लो, या तुम्हें पानी पीना है अच्छे से, वॉशरूम चले जाओ अच्छे से अपना, ठीक है, जो भी करना है कर सकते हो आधे। अब आधे घंटे में ये नहीं कि टीवी खोल के बैठ गए, टीवी देखने बैठ गए, मोबाइल देखने बैठ गए, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो मैं तो अब कुछ बैकलॉग का बताते बताते मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। तीसरा रीजन बता रहा हूँ। तीसरा रीजन क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस कैसे होता है, डिस्ट्रैक्शन के कारण भी बैकलॉग होते हैं, कैसे बता रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं, हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारा लाइव क्लास चल रहा है, या ऑफलाइन में तुम्हारे सर सामने पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो क्या होता है, हम ध्यान मतलब क्या होता है, हम फिजिकली वहाँ पे हैं लेकिन मेंटली हम कहीं और होते हैं, मेंटली हम कहीं और होते हैं। सर ने ये क्वेश्चन बता दिया, ये कुछ टॉपिक करवा दिया, लेकिन हम फिजिकली नोट डाउन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो वो क्या होता है, उस टाइम हमें समझ नहीं आएगा कुछ, हमने नोट डाउन कर लिया सब कुछ, अच्छा सर चले गए, तो हमें फिर अब याद आता है, अच्छा सर ने ये करवा दिया, अच्छा ये क्या था, हमें तो समझ आया नहीं, हमें तो समझ आया नहीं, ठीक है। अब तुम दोबारा सर से पूछोगे, ठीक है, सर बता देंगे, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अब देखो टीचर को भी क्या होता है, फर्स्ट टाइम में जो पढ़ाता है ना, फर्स्ट टाइम में जो बता देता है ना, वो दोबारा रिपीट, क्योंकि फर्स्ट टाइम में उसका फ्लो होता है अच्छा खासा, ठीक है, लेकिन सेकंड टाइम में वही होता है, कोई पूछ लेता, बताता तो है, ठीक है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं बता पाता टीचर। बताता है, ठीक है, वो अपने तरीके अच्छा बताता है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं बता पाता फिर भी वो, ठीक है। ये मेरे लिए एक वीक पॉइंट मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, किसी का।
तो एक तो ये भी रीज़न होता है। ऑनलाइन क्लास में तो सबसे बड़ी दिक्कत मैंने बताया, ऑनलाइन क्लास में भी क्या होता है, कभी कल हमने लेक्चर अटेंड नहीं किया, ठीक है, तो मोबाइल किसी का मोबाइल है, अब ऑनलाइन क्लास में मोबाइल है या लैपटॉप है आपके पास या सिस्टम है, तो आप क्या करोगे, हम क्या करते हैं मेनली सोशल साइट्स होते हैं ना, सोशल मीडिया, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है। हम क्या कहते हैं, किसी के ब्लॉग्स देखने बैठ जाते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, किसी के ब्लॉग्स भी देखने बैठ गए, शॉर्ट हमने यूट्यूब पे शॉर्ट्स, एक शॉर्ट्स देखा, मज़ा आने लगा, ठीक है, स्क्रॉल किया ऐसे करते गए, बहुत सारे शॉर्ट्स देखते गए, वैसे मीम्स देखने लग गए हम बहुत सारे, ठीक है। अब बहुत देखो, कईयों को मैंने देखा है अपने ऑफलाइन क्लास में भी, ठीक है, कि बच्चों को ना मेनली ना अपने पढ़ने वाला चीज़ याद नहीं रहेगा। अभी मैं साइंस का या बायो का कुछ भी टॉपिक पढ़ लो, उनको पता नहीं होगा, लेकिन मीम्स उनको ऐसे याद रहते हैं, पता नहीं जब क्या देख लिया उन्होंने। अगर उन्होंने पढ़ने उढ़ने की चीज़ें कुछ अगर वीडियो देख लिया उन्होंने तो कितना अच्छा रहेगा, लेकिन मीम्स देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑफलाइन क्लास में मेनली मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत भी आती है, ठीक है, कहते हैं कि सर ये मोबाइल में पूरे दिन लगा रहता है, ब्लॉग्स देखता है, शॉर्ट्स देखने में लगा रहता है। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि क्यों देखते हो, रीज़न क्या है, मतलब क्या मज़ा आता है, बोले सर मज़ा आता है बस, मेरे को मज़ा आता है बस, कुछ नहीं रीज़न, बस बोलते हैं मज़ा आता है बस देखने में। एक बार जब देखते हैं ना तो बस उनका बस उसकी लाइफ स्टाइल देखते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। जैसे मैंने ब्लॉग की बात की, तो मैंने कहा ब्लॉग देख के होता है क्या है, वो अपनी लाइफ अब कैसे, मतलब खाना खा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, कुछ भी बता रहा है, तो तुम उसका देख रहे हो, क्या मिलेगा, तुम उससे टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम अपना, उसका तो फायदा हो रहा है, लेकिन तुम्हारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ठीक है। तो ये भी 3-4 कुछ रीज़न ऐसे ही आ जाते हैं हमारे पास। तो बैकलॉग होने का अभी फिर क्या होता है, टेस्ट वेस्ट होता है, टेस्ट वेस्ट देता हूँ ना, तो मार्क्स आते हैं, कम नंबर आते हैं, तो रीज़न वही होता है, ये टॉपिक समझ नहीं आया, क्यों, घर पे पढ़ाई नहीं की, पढ़ा तो दिया था हमने ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, लेकिन हमने घर जाके रिवीजन नहीं किया। तो एक रिवीजन भी सबसे बड़ा दिक्कत होता है। अब देखो, रिवीजन ना करने से क्या होता है, हम जब पढ़ते थे ना, हमारे साथ भी ये होता था, जैसे हमारे टीचर ने केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा दिया हमें, ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा दिया, तो हमने उसको घर जाके ना, हमने क्या किया, घर जाके हमने रिवीजन आके नहीं किया, हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें सर ने करवाए, लेकिन हमने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं किए, क्वेश्चन हमारे लिए होमवर्क दिए थे वो भी हमने नहीं किए, हमने होमवर्क भी नहीं किया। तो वो बैकलॉग जो होता है ना, जो हमने रिवीजन नहीं किया ना, वो हमारा बैकलॉग हो जाता है। अब वो टॉपिक भी हमारा क्लियर नहीं होता। जब कोई, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मान लो तुमको अगर पीपीटी क्वेश्चन भी अगर हमारे हर क्लास के बाद क्वेश्चंस दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, हम भी देते हैं, ठीक है, हमें मिला भी, हम भी जब पढ़ते थे हमें भी मिलते थे, हम जैसे क्वेश्चन देते हैं बच्चों को, ठीक है, सॉल्व करने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं। ऑनलाइन वाले में हम पीपीटी बना के दे देते हैं, पेपर बना के दे देते हैं, चाहे टेलीग्राम पे हम और ऐसे भेज देते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। ऑफलाइन में तो हम क्लास में लिख के दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन ये क्या होता है, बच्चे ना मेनली करते नहीं। क्यों नहीं करते, वो अब उनसे रीज़न पूछो तो सर हम ना यहाँ से गए, तो हम ना टीवी देखने बैठ गए, मोबाइल देखने बैठ गए, या हम खेलने चले गए, या कुछ ना कुछ उनका बहाना होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में हमने कुछ टॉपिक कर दी, एक आध क्वेश्चन में हमने करवा भी दिया, ठीक है, एक आध क्वेश्चन हमने होमवर्क दे दिए, लेकिन यहाँ तो उन्होंने क्या किया, हमने क्वेश्चन सॉल्व लिखा, क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर उन्होंने तो एज इट इज यहाँ से टिप लिया, मतलब छाप लिया जहाँ से पूरा एज इट इज, यहाँ पे समझाया तो हाँ समझ आएगी, हाँ ठीक है समझ आएगी, उन्होंने कह दिया समझ आएगी, लेकिन एक्चुअल में समझ नहीं आया होता, ठीक है। हम तो बोलते ठीक है समझ आ गया, ठीक है कर लेते हैं, तो होमवर्क दे देते हैं। पता हमें कब चलता है, अगले दिन पता चलता है कि इनको होमवर्क हमने दिया वो किया नहीं, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि अगर यही क्वेश्चन तुम क्लासरूम में बैठ के करके दिखाओ, तो वो नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि उनको कल, फिर वो पूछते हैं कल वाला, हमें सर कल वाला क्वेश्चन समझा दीजिए, दोबारा हमें नहीं आया समझ, ठीक है, क्योंकि उनसे हम ध्यान नहीं दिया उन्होंने। अगर ध्यान दिया भी होगा तो घर जाके अगर रिवीजन नहीं किया, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बैकलॉग तो होगा ही। कोई भी टॉपिक ले लो, अगर रिवीजन अगर आप नहीं करोगे ना, देखो संडे का टाइम आता है ना, खेलने का तो ठीक है, मान लेता है खेलने वेलने का होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, पढ़ने रिवीजन करने का मेन होता है। अब होता है कि अब किसी से पूछो, 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th के बच्चों से पूछो, मेनली 9th 10th 11th 12th से पूछो कि आप कितने घंटे पढ़ते, सर 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं हम, 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं। स्कूल छोड़ छाड़ के, मतलब एक स्कूल ट्यूशन व्यूशन या ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास छोड़ के तुम 1 आध घंटे पढ़ोगे, इसमें काम नहीं चलने वाला।
ऐसे में तो तुम्हारा बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, बैकलॉग क्लियर ही नहीं हो पाएगा तुम्हारा। ऐसे में 9th क्लास में हो, अगर जैसे तुम्हें अगर मेडिकल आईआईटी के जैसे फाउंडेशन कोर्स वाले काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फाउंडेशन कोर्स वाले क्या होते हैं, उनको हम बताते हैं ऐसा कि भाई शुरुआत से ही तुम्हें फोकस करना है तुम्हारा। अब कई बच्चों को क्या होता है, जैसे NTSC भी ओलंपियाड भी देना होता है किसी किसी को, ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो वो भी देना होता है। तो वो बच्चे क्या होते हैं, अब कोई सारे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, कुछ मेजोरिटी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। अब मेनली मेजर जैसे मेरे पास अगर मैं बात करूँ तो 100% स्टूडेंट्स में से ना मेरे पास 100% स्टूडेंट में से मेरे पास एटलीस्ट ना 70% स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जो अच्छे से ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे भी खुशी मिल जाती है, मुझे भी खुशी मिलती है कि मैं अगर क्लास में टेस्ट ले रहा हूँ तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। लेकिन 30% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि ना तो रिवीजन करते हैं, ना ही बात मानते हैं, ना ही कुछ नहीं करते हैं। उनका क्या इकट्ठा होता है, उनका एक ही चीज़ होता है इकट्ठा, बैकलॉग। फिर वही लास्ट में आखिर होते हैं। खासतौर से 11th वालों के साथ ऐसा होता है, खासतौर से 11th वालों के साथ ऐसा होता है। 11th में ही क्या होता है, अब सबसे पहले मैंने शुरुआत में बता दिया था कि लेट एडमिशन, ठीक है, कईयों को तो पता ही नहीं होता मुझे साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, ठीक है, मजे मजे में साइंस तो ले लेते हैं, लेकिन साइंस का एस भी समझ नहीं आता फिर बाद में, ठीक है, बाद में, ठीक है। अब ज़्यादा प्रॉब्लम हिंदी मीडियम वालों को भी होते हैं, हिंदी से काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश में आते हैं। मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए थे कि इंग्लिश हिंदी मीडियम में वो 10th तक पढ़े, फिर इंग्लिश मीडियम में आए, तो उनको बेसिक से लेके चलना पड़ता है, ठीक है, उनको बेसिक से शुरुआत से आप एटम्स मॉलिक्यूल्स जैसे केमिस्ट्री में हो गए ये सब पढ़ाने पड़ता है, सेल न्यूक्लियस ये सब उन्होंने हिंदी में पढ़ा होता है, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताना होता है, ये चीज़ होता है, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होती है उनको। अब कई 10th तक तो कुछ बच्चे पढ़ के भी नहीं आते लेकिन साइंस साइड ले लेते हैं, 10th तक कुछ बच्चे पढ़ के भी नहीं आते लेकिन साइंस साइड ले लेते हैं, उनको भी पढ़ाना होता है, तो मेनली उनका बैकलॉग इकट्ठा होता है। अब कईयों को कह दो, ठीक है, उनको मैं जैसे मान लो इस बार के मैं एग्जांपल दे दूं, मैंने उनका टर्म 1 के एग्जाम में, ठीक है, मैंने 4 चैप्टर करवा दिए, 4 चैप्टर के करीब या 4 चैप्टर के करीब मैंने करवा दिए, लेकिन उनके एग्जाम में नंबर ना इतने बेकार आए ना। अब ये रीज़न क्या था, उन्होंने खुद से रिवीजन यानी खुद से नहीं पढ़ा था, उन्होंने रिवीजन नहीं किया था, अब खुद से एक भी चैप्टर को हाथ नहीं पढ़ा, बिंदास आए यहाँ पे किया सब कुछ, घर जाके कॉपी किताब रखा, फिर बस दोस्तों के साथ खेलने चले गए। तो मेनली ये सब बैकलॉग होता है। देखो 9th 10th 11th 12th, ठीक है, इन क्लास में ना दोस्ती छोड़ दो तुम, अगर तुम्हें, ठीक है, जेई, ठीक है, जेई या नीट अगर क्रैक करनी है ना, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा काफ़ी अच्छा, मतलब एटलीस्ट अगर मैं मान लूँ कोई बोलता है मतलब मान लो कि अगर कोई 8 घंटे से अगर 12 घंटे की बात कर लो, तो हाँ पढ़ लो, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 8 to 12 आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी, अब सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी कहते, क्यों, देखो हम लोग क्या है प्रॉब्लम्स बताते हैं, हम लोग टॉपिक भी क्लियर कराते हैं, अगर तुमने अगर घर जाके रिवीजन किया, अगर कुछ नया है तो अगले दिन तुम आए, ठीक है, या ऑनलाइन क्लास में तुमने कमेंट में भी किया वो कुछ नहीं आया तो उसको हम समझाएंगे, ठीक है, उस पर हम ध्यान देखेंगे कि मेजॉरिटी बच्चे को ये टॉपिक समझ नहीं आया तो उस टॉपिक पे हम दोबारा फोकस करके उसको समझा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुमने पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने वाले बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन कुछ नहीं भी पूछते हैं, ठीक है, अगर तुमने कुछ पूछा ही नहीं, खासतौर से मैं अपने क्लास में यही कहता हूँ, मेरे से आप जितना क्वेश्चन पूछोगे ना आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, मेरे से जितना क्वेश्चन पूछोगे आप लोगों के लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप मेरे से जितना क्वेश्चन पूछोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा, तो आप यही रहता है फायदा ये होता है क्वेश्चन पूछने का। अगर मान लो 10 बच्चे बैठे हैं क्लासरूम में, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन में कहीं भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने भी अगर कुछ टॉपिक को पूछा ना, एक बच्चे ने किसी और कुछ मोल कॉन्सेप्ट पूछा, एक ने कुछ और टॉपिक पूछा, बेकर फॉर्मूला पूछ लिया, एक ने कुछ और पूछ लिया, तो देखो अब कोई तो शर्म के मारे क्वेश्चन नहीं पूछता कि भाई मैं अगर क्लासरूम में क्वेश्चन पूछ लूँ ना, ऑफलाइन में खासतौर से होता है, अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी क्लासरूम में, तो पढ़ाई में ना कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता बेझिझक बिंदास होके पूछो, बेझिझक बिंदास होके पूछ लेना चाहिए हमें क्वेश्चन, हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो बैकलॉग कम करने के लिए यही तरीका है कि रिवीजन करते रहना चाहिए, आलस नहीं करनी चाहिए, हम बीमार न पड़ें इसके लिए हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा, इम्यूनिटी पावर को हमें अच्छा रखना पड़ेगा, हेल्दी फूड अच्छे मतलब हेल्दी फूड खाओ,
ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदा करे, जो शरीर के लिए नुकसान करे वो चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, पीनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ सारी चीज़ों पे फोकस करना है हमें, ठीक है। तो ये से हमारा बैकलॉग क्या होता है, कम हो सकता है। और डेली हो सके तो डेली का डेली हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रखना चाहिए, जिससे हमारे पास बैकलॉग ही ना हो। अगर रह भी गया किसी कारणवश, देखो पढ़ाई से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होना चाहिए। कोई किसी की शादी हो रही हो, कोई मर गया हो या कुछ भी हो गया हो, हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे तुम्हारे खुद के फैमिली में ही है, खुद की बहन की भाई की हो रही है शादी, ठीक है, जिस दिन शादी हो रही है उस दिन टाइम निकालो। या तुम्हारे फैमिली में ही किसी दादा, किसी के दादा की, किसी के नाना की, किसी के नानी की, किसी की डेथ हो जाए, निकालो टाइम, ठीक है। लेकिन भाई पढ़ाई तो नहीं छोड़नी है ना। अगर तुम्हें लेक्चर ऑनलाइन ले रहे हो, तुम ऑनलाइन ले रहे हो तो ठीक है, ऑनलाइन ले रहे हो तो तुम्हारा क्या बेनिफिट है। तुम कहीं भी अगर तुम्हारा कुछ हो रहा है तो किसी कोने में कान में लीड लगाओ, किसी कोने में जाके पढ़ लो अपना एक। अब देखो 3-4 घंटे या 5 घंटे का तो लेक्चर होता नहीं ऑनलाइन, ठीक है, 1-2 घंटे का होगा मेन, 1 से 2 घंटे होता है मेन, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे मान लो। तो अपना काम खत्म किया हमने, पढ़ लिया हमने, ठीक है, साइड में रख लिया हमने मोबाइल, ठीक है। या कहीं भी चले भी गए तो तुम्हें, या तो ऑफलाइन क्लास वालों को तो कहीं जानी नहीं चाहिए मेनली। अब क्या होता है मेनली, पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होना ही नहीं चाहिए। कहीं घूमने, अब मरने या किसी शादी का तो मैंने एग्जाम्पल है, कोई कोई घूमने नहीं जाना। अब पढ़ाई की ठीक है, घूमो बिंदासली, बिंदास घूमो, लेकिन पढ़ाई को छोड़ के अब क्या तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा जरूरी तुम्हें घूमना जरूरी है क्या? लाइफ से ज़्यादा जरूरी क्या है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए डॉक्टर बनना जरूरी है, ठीक है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ठीक है, इंजीनियर हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे लिए बनना जरूरी है। या जो भी तुम बन रहे हो, आईपीएस, आईएएस, जो भी बनना है, तो वो तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे लिए जरूरी है। घूमना फिरना जरूरी, देखो घूमने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन पढ़ने के लिए पूरी लाइफ नहीं पड़ी। पढ़ने के लिए भी लाइफ पड़ी है, लेकिन क्या है, तो हमारे पास कुछ चीज़ होते हैं ना, वक्त के हिसाब से ही अच्छी होती है। कुछ चीज़ क्या होती है, वक्त के हिसाब से ही अच्छी होती है। तो बैकलॉग जो होता है ना, अब बैकलॉग के रीज़न अगर मैं अभी कहने बैठूँ तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बैकलॉग के रीज़न मैंने बता दिए क्या क्या होते हैं, और भी मल्टीपल रीज़न होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक बनाएंगे ना, वो टाइम टेबल के ऊपर बनाएंगे कि पढ़ाई कैसे किया जाए। कोई चीज़ याद नहीं होता है तो उसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है, उस चीज़ पे हम उस चीज़ पे हम बनाने वाले हैं वीडियो, ठीक है। तो बैकलॉग पे अगर कोई और दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसको हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शन में ही आपके आंसर, सवालों के जवाब दे देंगे हम, ठीक है। या हमें अगर ऐसा कुछ लगेगा कि हमें एक और कुछ और लेक्चर बनाना चाहिए बैकलॉग पे, ठीक है, तो हम बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ यही कहूँगा बार बार यही, कि हमें डेली का डेली पढ़ के ख़त्म करना है। अगर बैकलॉग है भी तो रोज डेली के डेली कम से कम 1 से 2 घंटे तो निकालो एटलीस्ट। अगर एक चैप्टर ही पूरा बैकलॉग में है तो ऐसा ना हो कि आज का हमने जो चैप्टर हुआ उसको छोड़ दिया, हमने पीछे वाला चैप्टर पकड़ के बैठ गए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। पहले तो पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई करनी है, सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखना, पढ़ते समय पढ़ना ही, पढ़ते समय कुछ और नहीं करना। आलस छोड़ दो, तबीयत, अपने तबीयत को फिट एंड फाइन रखो अपने, ठीक है। हेल्दी वेल्दी थोड़ा एक्सरसाइज करो, हेल्दी फूड खाओ, ठीक है। मोबाइल यानी सोशल मीडिया से ज़्यादा जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों से भी दूर रहो, खासतौर से। कुछ दोस्त अच्छे भी होते हैं, कुछ दोस्त बेकार भी होते हैं, ज़्यादातर बेकार ही दोस्त होते हैं। पढ़ने वाले दोस्तों के साथ रहोगे तो कुछ फ़ायदा ही होगा, डिस्कस करोगे, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, तो वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन और किसी का शादी हो या कुछ भी हो या कहीं घूमने जाना हो, इन सब से भी थोड़ा दूर रहो, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है तुम्हारे लिए। बैकलॉग बहुत बड़ा आज के टाइम में मुद्दा हो जाता है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका बैकलॉग ना होता। हम लोग भी पढ़ते थे, हमारे भी बैकलॉग होते थे, लेकिन हम ओवरकम करते थे उसको, नहीं हम उसको कम करते थे, ठीक है। कैसे? हमें भी हमारे टीचर बोलते थे आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, वैसे हम आपको भी बता रहे हैं कि आप थोड़ा टाइम निकालो अपने बैकलॉग के लिए। रिवीजन करते रहो टाइम टू टाइम। जैसे आज कोई टॉपिक हो गया, ठीक है, तो उसका रिवीजन करते रहे, यानी संडे टू संडे थोड़ा बहुत। अब क्या है रिवीजन में, क्या है, जैसे तुम्हारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास होती है ना, तो क्लासरूम में जो होने वाला है ना उसको पहले पढ़ के आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। क्लासरूम में जो हो गया है ना, जैसे आज क्लासरूम अभी खत्म हो गई मान लो, तो क्लासरूम खत्म होने के बाद जो आज जैसे जो टॉपिक पढ़ाया गया उसको पढ़ लो साथ के साथ। अभी क्लास खत्म होने के बाद तुरंत पढ़ लो, फिर कल जो क्लास होने वाली है तभी पढ़ के आ जाओ थोड़ा सा वही टॉपिक। तो उससे रिलेटेड कुछ अगर समझाया जाएगा या उससे कुछ क्वेश्चन पूछाएगा तो तुम धड़क से जवाब दोगे,
अगर नहीं आता होगा, तुमने रिवीजन नहीं किया, क्या जवाब देगा? मुँह पलट के ऐसे देखते रहना शकल सबका तुम। ठीक है, तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान दो, और कोई चीज़ प्रॉब्लम लगता है तो उस पे हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है? और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। कुछ कमेंट आप लोग एक चीज़ ज़रूर किया करो, कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट ज़रूर किया करो। अब कमेंट करना, आपका एक कमेंट ना, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है? और वो औरों के लिए भी हेल्पफुल हो जाता है। क्यों? अच्छा, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था, ये इसने पूछ लिया, तब तो अब मेरा भी सॉल्व हो जाएगा मतलब। तो अगर मैं उस कमेंट पे अगर उसका सॉल्यूशन कर दे देता हूँ, तो आपके लिए तो सॉल्यूशन हो जाएगा, और किसी के लिए और किसी और के लिए भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक? चाहे अच्छे गंदे जो भी करना है करो, लेकिन कुछ करो कमेंट, ठीक है? वो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहता है, दूसरों के लिए भी अच्छा था, लेकिन मेनली अच्छे ही कमेंट करना, बुरे कमेंट्स करके क्या होगा, ठीक है? नेगेटिव वेगेटिव कुछ नेगेटिव चीज़ों से तो दूर ही रहो, पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करो। अब तुम फिजिक्स पढ़ती हो, पता ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। बैकलॉग टॉपिक था, बैकलॉग कैसे क्लियर करें, ये थी, और बैकलॉग ओवरकम कैसे। तब तक के लिए इतना ही, आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, मिलेंगे हम, नए टाइम टेबल कैसे बनाया जाए उसके साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।